हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर विच इज़ अ टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। सो एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती बाड़ी करना, राइट? तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो कि हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे एंड 2 या 3 वीडियोस में सब कुछ डिस्कस हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है ये बहुत। सो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट कि एग्रीकल्चर है क्या, देन इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इरिगेशन कि इंडिया में कौन से स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम इरिगेशन होती है, एरिया वाइज कौन से स्टेट में मैक्सिमम होती है, परसेंटेज वाइज कौन से स्टेट में होती है, मिनिमम इरिगेटेड स्टेट कौन सी है। वो सब छोटे छोटे जो फैक्ट्स एंड फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब बनी, उनका मेन काम क्या है, एक ओवरव्यू से लेंगे। देन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, इसका थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन इशू प्राइस, देन बफर स्टॉक क्या होता है, क्यों हमें चाहिए कि बफर स्टॉक हो, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, मोस्ट वांटेड टॉपिक्स एज ऑलवेज। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सो 2 या 3 पार्ट्स में सारा का सारा जो है वो कवर हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम थोड़ा बहुत कंसेप्ट और कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, इन 2 चीज़ों को कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन जो कंटेंट है हमारी वीडियो का। सो एग्रीकल्चर है क्या? देखिए, खेती बाड़ी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, बगीचों में काम करते हैं, वो सब क्या है? एग्रीकल्चर है, राइट? खेती बाड़ी है। तो अब अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। क्यों है वो भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि एग्रीकल्चर ये तो मतलब लेबर वाला काम है, तो ये कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो सकता है? यस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर। बात करें इंडिपेंडेंस के बाद की, आज की, या फिर इंडिपेंडेंस से पहले की, राइट? तो एग्रीकल्चर जो है हमेशा से ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। अब बात करें कि किस तरह से जो है शेयर रहता था जीडीपी में एग्रीकल्चर का। जीडीपी आप समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आज के वीडियो में इस चीज़ को हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ अगर आपको नहीं पता। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? किसी भी देश की पूरे साल की इनकम, दैट इज जीडीपी। इसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, एनआई भी कहते हैं। बाकी फिर अगर डिटेल में जाएं तो हम काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, बट फिलहाल जीडीपी आप समझ गए, पूरे देश की इनकम। अगर हम बात करें सीधे सिंपल वर्ड्स में तो पूरे देश की इनकम। अब एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में? पहले कितना था, अब कितना होता है? स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस के टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो कंट्रीब्यूशन था वो था 55.4, यानी अप्रॉक्सीमेट आप लगा लीजिए कि 55% जो है इंडिपेंडेंस के टाइम था। और अगर आज की बात करें तो ये हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली 15%। अब आप समझ रहे हैं 15% ही एग्रीकल्चर नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट करता है, यानी कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करता है। तो शेयर इतना ज़्यादा कम हो रहे हैं, ठीक है। अब शेयर यानी कि जो खेती बाड़ी वाले लोग हैं, जो किसान हैं, वो सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की इनकम के लिए। लेकिन खेती बाड़ी में जुड़े कितने लोग हैं? अप्रॉक्सीमेटली या आप कह लीजिए 50% लोग। हमारे देश की जितनी जनसंख्या है उसमें से 50% लोग खेती बाड़ी करते हैं। अब इतने ज़्यादा लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट क्या है? 15%, जो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कम है, राइट? और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है ये है बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर, सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर। पर्सनली जो काम करते हैं सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर क्या है? हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है। इसी के साथ हम कह सकते हैं इसे, ये है बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यहाँ इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि चीज़ें किस तरह से होंगी, फर्टिलाइजर्स कैसे यूज़ होंगे। बेशक अब काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़, काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स आई हैं जो फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, सीड्स, टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवाती है किसानों को। बट अभी भी बहुत सारे किसान हैं जिन तक ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुँची, जिन्हें इन चीज़ों की समझ नहीं है और अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है सेक्टर। इसलिए कहते हैं कि बिगेस्ट प्राइवेट एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज एग्रीकल्चर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत कम, देखिए बहुत कम तो करते हैं, बट इंडिया जो है वो काफ़ी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। बट उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्यों? क्योंकि देश की 50% पॉपुलेशन खेती बाड़ी करती है। अब अगर हमारे देश की मान लीजिए 1 करोड़, फॉर एग्जाम्पल, मुझे तो
फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ जो है हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है, तो उसमें से 50 लाख ये काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा हुआ, एग्रीकल्चर ही हुआ, राइट। इसी के अलावा बात करें, हमने क्या कहा कि अब जीडीपी की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो कम हो रहा है। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है? देखिए, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग को इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो इसके लिए आप चाहें तो मैं आपको एक छोटा सा टेबल यहाँ पे बना देती हूँ। अगर हम जीडीपी की बात करें, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अप्रोक्सीमेट यहाँ पे देते हैं ये, और 2019 का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो 55% कंट्रीब्यूट करता था एग्रीकल्चर की बात हो रही है ये जीडीपी में, और अब कितना करता है? सिर्फ और सिर्फ 15%। तो एक छोटा सा टेबल आप चाहें तो एग्जाम में बना सकते हैं, बाकी तो आपको काफी ज्यादा बुक्स में भी काफी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का। हमने कंसेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत कर लिया कि क्या है क्या नहीं है, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी कर लिया। उसके बाद हम करेंगे कि इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे मैक्सिमम इरिगेशन है, कौन सी ऐसी है जहां पे मिनिमम इरिगेशन है, राइट। तो इसे हम थोड़ा सा हाईलाइट करके यहाँ पे लिख देते हैं, मैक्सिमम मिनिमम। बात किस चीज की हो रही है? बात हो रही है इरिगेशन की, ठीक है। तो मैक्सिमम इरिगेशन कहाँ पे है? एरिया वाइज अगर बात करें, मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया कहाँ पे है? आपको क्या लगता है कहाँ पे होगा? यूपी में है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में है, आपको 2-3 पता होने चाहिए। राजस्थान के बाद पंजाब में है। ये हम बात कर रहे हैं एरिया वाइज, ठीक है। और परसेंटेज वाइज मैक्सिमम कहाँ पे है? अब आ गया परसेंटेज वाइज, मैक्सिमम इरिगेशन कहाँ पे है? पंजाब में है, ठीक है। एरिया वाइज यानी कि अगर मान लीजिए 100 हेक्टेयर एरिया है तो उसमें से मैक्सिमम पे यूपी में है। परसेंटेज वाइज बात करें तो वो पंजाब में है। और सबसे कम इरिगेटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज मिजोरम, राइट। तो ये वाला जो चीज है, थोड़ा सा यहाँ पे ये वाली चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से, ठीक है। तो एरिया वाइज बात करें तो यूपी, परसेंटेज वाइज बात करें तो पंजाब, और मिनिमम अगर बात करें लीस्ट इरिगेटेड स्टेट कौन सी है तो वहां पे आ जाएगा हमारे पास मिजोरम। एक चीज और, हम इरिगेशन की बात करें तो आपको पता ही होगा इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई करना। जहां पे जो है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज नहीं होते हैं खेतों को पानी प्रदान करने के लिए, पानी प्रोवाइड करवाने के लिए, वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए, वहां पे जो है कैनल्स बनाई जाती हैं, कुएं खोदे जाते हैं, कुछ अरेंजमेंट किया जाता है ताकि पानी वहां तक लाया जा सके, क्योंकि खेतों को पानी चाहिए तो इस ग्रोथ नहीं होगी, राइट। तो इंडिया में जो है ओनली 45% लैंड है जो अंडर इरिगेशन आती है। अब जो बच गई 55% लैंड वो अभी भी मॉनसून पे डिपेंड करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहा कि इंडिया में जो है 45% लैंड अंडर इरिगेशन है और जो 55% लैंड है वो अभी भी मॉनसून पे डिपेंड करती है। मॉनसून पे डिपेंड करना कि अगर बारिश होगी तो ग्रोथ हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगी, बारिश नहीं होगी प्रोडक्शन नहीं होगी। अंडर इरिगेशन क्या है कि बारिश हो या ना हो पानी उस लैंड को हमेशा मिलेगा। तो फायदे वाली कौन सी? इरिगेशन, पानी तो मिलना ही मिलना है। मॉनसून वाले क्या है, कई बार बहुत बारिश हो गई तो फसल खराब हो जाएगी, कम बारिश हुई तो भी फसल खराब है। नॉर्मल बारिश चाहिए जितनी हर एक हम कह सकते हैं जो अनाज होता है या कोई फसल है उसे कितनी, कईयों को ज्यादा चाहिए होती है, कईयों को कम चाहिए, तो उस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। जो कि हमारा टारगेट था, हमें आज करना था कंसेप्ट और कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। तो ये दोनों टॉपिक्स हम कर चुके हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप जो मैंने समझा आपको समझ आया हो। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाई है, बहुत फालतू की कहानियां भी नहीं मैंने बताई है, जस्ट टू द पॉइंट एंड फैक्चुअल आपको नॉलेज दी है। एंड मैं चाहती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसके फर्दर पार्ट्स जितने भी पार्ट्स में सब कुछ कवर होगा मैं जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।